देखो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पूरे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। आपको यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन में अच्छा इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसमें लिमिट्स नहीं होते। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा एक और इंटीग्रल होता है, जैसे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लिमिट दी है a एंड b, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल जब भी आप सॉल्व करोगे उसमें हमें प्लस c नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर इनडेफिनेट दिया हुआ है तो आप उसमें ये प्लस c लिखेंगे। ठीक है, इनडेफिनेट हम ये इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद करेंगे। इस c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है ना। जैसे d by dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, sin x मिलना चाहिए, है ना। हम कभी अगर फॉर्मूला भूल गए हम क्या करेंगे, d by dx ऑफ मान लीजिए tan x क्या है, sec। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और इसको हटा दूं, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, ये तो हो गया फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब यहाँ पे हम ये प्लस c क्यों लगाते हैं, उसका भी रीजन है। देखो मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको मैंने बोला x पावर 5 प्लस 7, तो dy by dx क्या होगा 5x पावर 4। मान लीजिए y इज इक्वल टू x पावर 5 प्लस 12 दिया हुआ है, तो dy by dx क्या होगा 5x पावर 4। अब इंटीग्रेशन क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेट 5x पावर 4 करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वापस ये फंक्शन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 7 लगा हुआ है, यहाँ पे 12 लगा हुआ है। x पावर 5 तो मिल जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब इसके साथ प्लस में क्या नंबर था ये तो मैं गेस नहीं कर सकता, इसीलिए हम यहाँ पे c लिख देते हैं विच इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इसके हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। अभी इंटीग्रेशन में क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज दिस। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, n इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे n -1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे -1 मिल जाता है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, log x। अच्छा यहाँ पे एक और चीज याद रखने की बात है, हम सिंपली log x लिखते हैं, लेकिन इस log x का जो बेस है क्या होता है, e होता है। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस c। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x प्लस c। cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c। ठीक है, आपको इस प्लस c को हर इंडेफिनेट इंटीग्रल में लगाना है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan
इनवर्स एक्स। फॉर्मूले इसके अलावा और भी हैं जो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा और उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूलेज। हाँ जी, कुछ फॉर्मूले अलग होते हैं, माना कैसे? देखो कोई भी चीज अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे अब देखो x पावर n को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? n टाइम्स x पावर n माइनस 1। अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को x पावर n मिलेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेरे को x dy dx ऑफ x पावर n जो है वो n टाइम्स x पावर n माइनस 1 मिला, तो फिर इंटीग्रल ऑफ x पावर n मेरे को उसी फॉर्मेट में मिले, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन हाँ डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव दोनों इंटर रिलेटेड होंगे। मैं अगर इस चीज को इंटीग्रेट करूं मेरे को x पावर n मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन का कोई भी रूल नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस है उसको हमें कोशिश करना है कि हम उसको प्लस या माइनस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपॉन x पावर 4, ये आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन में तो है लेकिन इंटीग्रेशन में है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इसको स्प्लिट कर दें, ठीक है। अब देखो ये x पावर 4 जो डिनोमिनेटर में है वो स्प्लिट हो सकता है, मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर बाय x पावर 4 dx प्लस, मैं सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इसको हम लिख लेंगे x अपॉन x पावर 4 dx, ये dx जो है सबके साथ लगेगा, कंफ्यूजन हाँ, तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ 12 अपॉन x पावर 4 प्लस dx। अभी मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फिर हम इसके टेक्निक्स पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, है ना। इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है और कैसे कैसे हमें करना है, इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx प्लस 12 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। अब देखो इन चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x पावर माइनस 2 dx प्लस x पावर माइनस 3 dx प्लस 12 टाइम्स x पावर माइनस 4 dx लिख सकते हैं ऐसा। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला x पावर n का, तो हम इसको लिख लेंगे x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस इसको हम लिख लेंगे x पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 एंड 12 टाइम्स x पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग इंटीग्रेशंस किए हैं, है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को हर स्टेप में प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिखना है। आप प्लस सी एक ही बार लिखोगे, 3 अलग अलग बार नहीं लिखोगे। हाँ जी, हमें देखो अगर एक ही इंटीग्रल है तो आप प्लस सी एक ही बार लिखिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है ना, हम 3 बार अलग अलग सी लिखें। अब देखो वो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 मिलता, यहाँ पे 7 मिलता, यहाँ पे 12 मिलता, वो सब नंबर आपस में ऐड होके 24 बन जाते हैं ना, तो इसलिए आप प्लस सी एक बार लिखो, बार बार प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है। आपको बताते हैं इंटीग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इस क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, है ना, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर
स्क्वायर विच इज 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3, ऐसे लिखेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का यही होता है फॉर्मूला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 टू द 4 3 द 12x होल dx। अब सबको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर dx प्लस 9 dx प्लस 12x dx। देखो यहाँ पे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आप यहीं से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, है ना। अदरवाइज जैसे कुछ क्वेश्चन है जब आगे चल के हमें लंबे क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अभी क्योंकि आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस है आप लोग कर सकते हो, है ना। अदरवाइज जो एक्चुअली रूल है कि हम इनको सेपरेट करेंगे, सब में अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, नीचे भी 2 प्लस 1 इज 3, 9। आपको मालूम है मैंने बताया था अगर सिर्फ dx दिया हुआ है तो हमको x मिल जाता है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है लेकिन इसको भी हम एक फॉर्मूला मान के लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 9x प्लस ये हो जाएगा 12, x पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ये तो आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में, है ना, इसको फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये इसको कैंसिल कर देंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x और यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन देते हैं लेकिन अगर पावर में कोई बड़ा नंबर दिया होता है, लेट्स से 11, यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, अब मैं पावर 11 इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता हूँ, पीछे स्क्वायर था, अगर क्यूब होता तो भी एक्सपैंड कर लेता, है ना? लेकिन पावर 11, क्या मैं पावर 11 को एक्सपैंड कर सकता हूँ? बाइनोमियल थ्योरम से कर तो सकते हैं लेकिन 11 पावर है तो 12 टर्म्स मिलेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 11 के बजाय मान लीजिए 100 दिया होता तो 101 टर्म्स होते। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब उसमें तो हमको इतनी मेहनत करना कोई वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, जब कभी भी हमें लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो, है ना, यहाँ पे देखो सिर्फ x है और कुछ नहीं है ना। अगर मैं इसको सिर्फ x पावर 11 अज्यूम करके चलूं, 2x प्लस 3 को मैं क्या अज्यूम करके चलूं, x पावर 11, और इसको सॉल्व करूं, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। अगर इसको मैं x पावर 11 अज्यूम करके चलूं तो इसका आंसर आता है x पावर 12/12 प्लस c, है ना। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, हम इससे जब कंपेयर करेंगे हमको मिलेगा 2x प्लस 3 होल पावर 12 अपॉन 12 प्लस c। बस एक काम आपको करना होगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है वो आगे रेसिप्रोकल होके हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना 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 ना, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे आंसर लिख सकते हो। आंसर डिफरेंट आता नहीं, आंसर वही आता, वो कंसाइज हो जाता। देखो अगर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर हमने उस मेथड से सॉल्व किया तो वो एक्सपैंड होके मिल गया, राइट। अगर मैं इसको इस मेथड से करूं, ये आ जाएगा 1/2 2x प्लस 3 होल पावर 3 अपॉन 3, यानी 1/6 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अगर मैं इस क्यूब को एक्सपैंड करूं, ये आंसर भी मेरे को वही मिलेगा जो मैंने इसको एक्सपैंड करके फिर सॉल्व किया था। द डिफरेंस इज यहाँ पे हमें क्या हुआ, आंसर जल्दी मिल गया और इजीली मिल गया, ठीक है। हम यही मेथड करेंगे, हाँ, ऐसे क्वेश्चन उसका टेक्निक अलग है ना। दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगर हमें लीनियर एक्सप्रेशन दिया, मान लीजिए आपको दिया है सेक स्क्वायर 5x प्लस 12। अब देखो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो
इसको हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे sec स्क्वायर x होता तो क्या आंसर आता, tan x आता है ना। हम इस पूरे को x मान के क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे tan ऑफ 5x प्लस 12 प्लस c, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगाया उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल हम दे देते हैं, 1/3x प्लस 2। यहाँ पे देखो 1/3x प्लस 2, अगर मैं सारे नंबर्स हटा देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1/x dx हो जाता। अब 1/x का इंटीग्रल क्या है, log x है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c, यहाँ पे हम मॉड लगा लेंगे। ठीक है, और x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको मैं रेसिप्रोकल, ये आ गया मेरा। ठीक है, इसको आप चाहो तो log ऑफ 3x प्लस 2 मॉड में होल अपॉन 2 सॉरी 3 प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इतना क्लियर है, ये टेक्निक क्लियर है। इसके बाद हम, ये तो हो गया एक बेसिक सा क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे। देखो हमारे पास टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हम वन बाय वन ये तीनों टेक्निक्स को देखेंगे अभी। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास देखो अलग अलग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको हमें सॉल्व करने की टेक्निक्स हम देखेंगे। अभी जैसे जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, जैसे आपको बोला है साइन ऑफ 7 माइनस 4x dx, इसको मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम अगर इसमें शॉर्टकट लगाते हैं तो शॉर्टकट के हिसाब से साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस 7 माइनस 4x, ठीक है, प्लस c, और x के साथ जो कोफिशिएंट लगा है -4 वो हम क्या करेंगे, नीचे लगा लेंगे, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमको मिल गया cos ऑफ 7 माइनस 4x अपॉन 4 प्लस c, ये आ गया, है ना। अब ये जो शॉर्टकट है इसका भी एक लॉजिक है, ये जो हम सीधे सीधे आंसर निकाल रहे हैं इसका भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इस 7 माइनस 4x को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हम दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये 7 क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -4। ठीक है, x को जब डिफरेंशिएट करेंगे हमें 1 मिलेगा, 4 into 1 is again 4। तो यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे हम लिख लेंगे dx। यहाँ पे t को जब डिफरेंशिएट करेंगे हमें अगेन 1 मिलेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल t है तो हम लिख लेंगे dt। देखो विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x भी लिख रहे हो तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 0। देखो 7 का देखो अभी समझ में आ जाएगा, 7 को डेरिवेटिव किया हमने 0 मिल गया, यहाँ पे मिल गया -4 इज इक्वल टू, इस t को हम लिखेंगे dt अपॉन dx, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये हो गया -4 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हो जाएगा -4 dx इज इक्वल टू dt, चाहे जैसे भी करो, है ना। तो हम उसको डायरेक्टली 4 dx इज इक्वल टू dt ऐसे लिख सकते हैं, -4 dx इज इक्वल टू dt। इतना क्लियर है। इसके बाद ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया और यहाँ से रख कर दें, आपको -4 dx dt मिल गया। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये हो गया साइन, मैंने 7 माइनस 4x को क्या अज्यूम किया है, t अज्यूम किया है, तो ये हो गया t, और इस dx को मैंने क्या अज्यूम किया है, देखो -4 dx dt है तो dx कितना मिल जाएगा, dt अपॉन -4, लिख सकते हैं ऐसा।
तो यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन जो माइनस साइन यहाँ पे था उसको मैंने बाहर ले लिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 4 कांस्टेंट है। अच्छा, साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस टी, माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, टी हो जाएगा कॉस ऑफ टी अपॉन 4। ठीक है, अब टी की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस ऑफ 7 माइनस 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये एग्जैक्टली वही आंसर मिला है जो हमने शॉर्टकट मेथड से भी निकाला है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। ये आगे चल के क्या आपका टाइम सेव करेंगे। एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को, जैसे ये तो देखो आपको आगे जैसे क्वेश्चन मिलेगा, मान लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो वहां पे क्या है कि आपने किसी को स्प्लिट किया 1/2x माइनस 1 मिला। अब वहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं तो वो क्वेश्चन और लंबा हो जाता है, तो वहां पे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे इस 1 को हम साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, नीचे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको आप देखो इंटीग्रेशन में क्वोशिएंट रूल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे। आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पे कॉस एंड कॉस कैंसिल हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस एंड 1 अपॉन साइन इज कोसेक, है ना। 1 अपॉन कॉस सेक है और 1 अपॉन साइन कोसेक। अब सेक स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है? tan x। कोसेक का फॉर्मूला क्या है? माइनस कॉट x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है ये। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जब भी आपको साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है ना, साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशन है, साइन का जो एंगल दिया हुआ है, कॉस का जो एंगल दिया हुआ है वो सेम है, और दूसरा सिचुएशन है ये दोनों एंगल डिफरेंट है। अगर एंगल सेम है तो आप क्या करोगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट? साइन 2 थीटा। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर ये एंगल डिफरेंट है, वो स्पेशल केस है, वो हम आगे चल के करेंगे। तो उसमें फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos t इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ। ऐसे हमारे पास 4 फॉर्मूलेज हैं, है ना। वो 4 फॉर्मूलेज हम बाद में जब इनका टाइप करेंगे उसमें करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, है ना। अब जब 2 नहीं है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 2 यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है। अब ये 2 मैंने अपनी मर्जी से लगाया, क्वेश्चन में तो था नहीं, तो मैं क्या करता हूँ? डिवाइड भी कर देता हूँ। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हम इसको लिख लेंगे 2 साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। ठीक है, इतना लिख सकते हैं।
इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रल ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 पूरा, ये आ गया। ठीक है, इस 2 को हम अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है हाफ इंटीग्रल ऑफ sin 2ax प्लस 2b। अब यहाँ पे हम वही शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस। अब यहाँ पे जो एंगल है उसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा 2ax प्लस 2b और x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये 1/2 पहले से था और x के साथ जो 2a है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? आंसर आपको मिल जाएगा 1/-4a cos, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 times ax प्लस b। ये आ गया हमारा आंसर, प्लस सी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे हमको 3x प्लस 2/4x प्लस 5 होल क्यूब, ये आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ये सब्स्टिट्यूशंस के अब हम क्या कर रहे हैं? पार्ट्स कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना, कैसे कैसे सॉल्व करने की टेक्निक है। यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में एक अलग लीनियर एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में एक अलग लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जो न्यूमरेटर है इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे सम वैल्यू लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू। लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर कितना है? 4x प्लस 5 प्लस म्यू। ठीक है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू सम वैल्यू लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ये लैम्डा और म्यू क्या है? कोई भी कांस्टेंट्स है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स 4 लैम्डा x, लैम्डा इनटू 4x हो जाएगा 4 लैम्डा x, ठीक है, प्लस लैम्डा इनटू 5 हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो हमें पावर दिया हो, रूट दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन आपस में कंपेयर करेंगे, हमें पावर से कंसर्न नहीं है। यहाँ पे पावर 10 दिया हो तो भी हम लीनियर एक्सप्रेशन ही लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया। तो जब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इस टर्म में x नहीं है और इस टर्म में भी x नहीं है। तो क्या होना चाहिए, ये x और x आपस में इक्वल होने चाहिए और जो नॉन x वाले जो नंबर्स हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। दैट मींस ये जो 3x है ये 4 लैम्डा x के इक्वल होना चाहिए। हम इसमें x भी हटा देते हैं, 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, इसके बाद ये जो 5 लैम्डा प्लस म्यू है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, है ना। लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी हमें 3/4 मिल चुकी है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 इंटू 3/4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 या फिर म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 15/4। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? 5 3 जा 15, इसको मैंने उधर जब शिफ्ट किया वो माइनस हो गया। ठीक है ना, तो म्यू हमें मिल गया -7/4। इसमें किसी को कंफ्यूजन? ये हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैं इस पार्ट को रब कर दूं, ये तो कॉपी कर चुके हैं सब। हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाली 3/4, म्यू की वैल्यू निकाली -7/4। तो हम इस 3x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 3/4
4x प्लस 5, u की जगह लिख लेंगे माइनस 7/4, लिख सकते हैं ऐसा, है ना? इतना क्लियर हो गया? इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है? तो हमारे पास 3x प्लस 2 की जगह आ जाएगा 3/4 4x प्लस 5 माइनस 7/4 होल डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 होल क्यूब dx, ठीक है? ये मिल गया हमें। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व मत करना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको वापस 3x प्लस 2 मिल जाए, है ना? तो हमने जो इतनी मेहनत की वो पूरा वेस्ट हो जाए। इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस 4x प्लस 5 वाले टर्म को अलग करना है और इस नंबर वाले टर्म को अलग करना है। तो मेरे पास आ गया 3/4 4x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 5 होल क्यूब, यहाँ पे हम लिख लेंगे dx, ठीक है? फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 7/4 अपॉन 4x प्लस 5 होल क्यूब एंड dx। इसमें कोई कंफ्यूजन? ऊपर से रब कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस 5 4x प्लस 5, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये कैंसिल हो जाके यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3/4 एक कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, हमारे पास dx बच गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बच गया 4x प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे माइनस है, ये 7/4 भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, 7/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1/4x प्लस 5 होल क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको हम लिख लेंगे 3/4 इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 5 डिनोमिनेटर में है, इसको मैं 4x प्लस 5 होल पावर -2 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? क्योंकि हमें मालूम है 1/x को हम x पावर -1 लिख सकते हैं, तो ऐसी 1/x पावर n अगर है तो इसको आप x पावर -n लिख सकते हो, है ना? तो ये डिनोमिनेटर में जो भी चीज है, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा इसके पावर में एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना, इस रूल से, ठीक है? तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, 7/4 इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 5 -3, है ना, सेम रूल लगा दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, x पावर n का क्या है फॉर्मूला, है ना, यही फॉर्मूला है। तो हम इस चीज में क्या करेंगे, ये 3/4 एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है? इस 4x प्लस 5 को एज इट इज लिखेंगे, -2 प्लस 1 नीचे -2 प्लस 1, एक काम और करना है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, 7/4 एज इट इज आ जाएगा, इस 4x प्लस 5 में हम -3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में भी -3 प्लस 1 कर देंगे, इसमें भी वही रूल लगेगा, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज हम और लगा लेंगे प्लस c, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3/4 4 16 4x प्लस 5 -2 प्लस 1 हो जाएगा -1 अपॉन -1, ठीक है, -7/16 4x प्लस 5 पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। अब मुझे सिर्फ इस माइनस साइन को आगे करना है, इन माइनस साइन को नीचे करना है, ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ये माइनस है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये माइनस सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/16, इसका जो पावर -1 है ये क्या हो जाएगा 1/4x प्लस 5, ये माइनस सामने आएगा तो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, 7 एज इट इज, 16 2 32, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4x प्लस
5 पावर 2 हो जाएगा। ऊपर था तो माइनस पावर था, नीचे आ गया तो माइनस साइन हट गया। आप क्या कर सकते हो, इसको चाहे तो इसको ऐसे लिख दो 3 1 3, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, इजी है ये।